जय हिंद बच्चों, वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं मुकेश प्रजापति आपके लिए लेके आया हूँ एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस तो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम शुरू करते हैं, जिसमें नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स क्या होता है? ज़ीरोफाइट्स आप सभी जानते हो, ज़ीरोफाइट्स या मरुस्थलीय पौधे। क्लियर? तो ज़ीरोफाइट या मरुस्थलीय पौधे आप सब जानते हो। हाँ, आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मरुस्थलीय पौधे पाए जाते हैं। क्लियर? मीन्स मरुस्थलीय पौधे आप सभी जानते हो, मरुस्थलीय पौधे मीन्स ज़ीरोफाइट्स। क्लियर? तो ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं वो ध्यान रखो, ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं मीन्स मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय पौधे कौन से होता है, आप आंसर बताने की कोशिश करो। क्लियर? देखो भैया, ये आपका ज़ीरोफाइट्स आर फाउंड इन मीन्स मरुस्थलीय पौधे पाए जाते हैं। तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भैया, मरुस्थलीय पौधे आप में से कई लोग जानते हो, मरुस्थलीय पौधे मीन्स ज़ीरोफाइट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेगिस्तानी पौधे। या फिर पिछले इसमें हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वो आंसर बताओ भैया इसका। आंसर ज़ीरोफाइट्स आर फाउंड इन, तो ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं? तो सीधा सा आपका आंसर है वो है सी। क्लियर? तो सी वाला आंसर आपका क्या रहेगा, वो करेक्ट होगा। क्लियर? अब मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। क्लियर? जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। मीन्स जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं दीज आर दीज आर केम प्लांट। क्लियर? किस प्रकार के प्लांट होते हैं ये? तो ये केम प्लांट्स होते हैं। क्लियर? ये मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ। दूसरा चीज ये भी ध्यान रहा, ये जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं दीज आर सकुलेंट्स प्लांट्स। क्लियर? ये कैसे प्लांट्स होते हैं? सकुलेंट्स प्लांट्स भी होते हैं। और ये रेगिस्तानी जो डेजर्ट एरिया होता है वहां पर ये पाए जाते हैं। क्लियर? क्लियर? तो इतना ध्यान रखना, ये जो रेगिस्तानी प्लांट्स होते हैं वो ज़ीरोफाइट्स होते हैं। क्लियर? ये इनका रिलेशन किससे होता है? तो इनका रिलेशन होता है केम प्लांट से, और ये सकुलेंट प्लांट्स होते हैं। क्लियर? इनके अंदर केम चक्र चलता है। ये क्या करते हैं? मरुस्थलीय पौधों के बारे में कुछ चीजें मैं पिछले लेक्चर में आपको, जब क्वेश्चन आपको एक पूछा था केम वाला, तो वहां पर आपको मैंने सॉल्व करके बताया था। तो जो केम प्लांट्स होते हैं उनमें अगर देखो तो जो पत्ती होती, पत्ती पर आपका जो पत्ती, एक्चुअल में इसकी जो पत्ती होती वो तो झड़ जाती है, तो इसमें जो पत्तियां होती वो कांटों में रूपांतरित होती है, स्पाइक में होती है। और इनके बीचों बीच एक छोटा सा रंध्र होता है जिसको क्या बोला जाता है? सकेन। क्लियर? सकेन या गर्तीय रंध्र इसको कहा जाता है। क्लियर? इनमें क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म चक्र चलता है, और इस चक्र का मुख्य कारण क्या है? ये केम चक्र जो होता है ये क्या करता है? तो ये केम चक्र जो होता है ये नमी के संरक्षण के लिए चलता है। इनके अंदर ये जो सकेन स्टोमेटा होते हैं, कौन से स्टोमेटा? सकेन मीन्स गर्ती या धसे हुए। तो सकेन स्टोमेटा जो होते हैं ये कैसे होते हैं? तो ये स्कोटो एक्टिव। कैसे स्टोमेटा होते हैं? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। मतलब ये रात में खुलते हैं, दिन में कैसे होते हैं? दिन में ये बंद रहते हैं। तो ये काफी कुछ चीजें मैं इनके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं। क्लियर? तो ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन का काफी लोगों ने सही आंसर दिया, इजी क्वेश्चन था। क्लियर? लेकिन किसी भी क्वेश्चन को इजी नहीं समझना है आपको। कंपटीशन में जब भी आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो तो हर क्वेश्चन आपके लिए क्या होता है? एक चैलेंज होता है। क्लियर? ये देखो, ये डेजर्ट रीजन है, इसके अंदर जो भी ये प्लांट्स जो भी ग्रो कर रहे हैं सबके सब कैसे रहेंगे? सब रेगिस्तानी प्लांट्स होते हैं। और जनरली अगर आप इनको देखोगे तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये रेगिस्तानी, आप सबको मैंने बताया, तो रेगिस्तान के बारे में थोड़ा सा जीके भी आपको पता होना चाहिए भैया। जीके क्या? कि जो डेजर्ट एरिया होता है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट एरिया जो है वो कौन सा है? तो वो आप सबको पता होना चाहिए कौन सा है? सहारा का मरुस्थल। आया ना समझ में? सबसे बड़ा। क्लियर? एरिया वाइज ये कई लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है। दूसरा जो है, अगर एशिया की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा जो
रेगिस्तान होता है वो कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो है गोबी का मरुस्थल, क्लियर, गोबी डेजर्ट। और भारत का अगर बोले तो सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो है वो है थार का मरुस्थल है, जो कि राजस्थान और पाकिस्तान से बॉर्डर से लगा हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये कुछ जनरल नॉलेज का। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, एशिया का सबसे सघन अगर बोले कॉम्पैक्ट डेजर्ट एरिया तो वो थार ही है। गोबी का मरुस्थल सबसे बड़ा है, लेकिन अगर बोले कि सबसे सघन डेजर्ट एरिया ऑफ इंडिया, क्लियर, डेजर्ट लार्जेस्ट डेजर्ट एरिया ऑफ एशिया, क्लियर, एशिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट एरिया है तो वो कौन सा है? तो वो है आपका थार का मरुस्थल, एशिया में सघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है, ये आप सभी को पता है, क्लियर। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ऑक्सीजन गैस क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो ये ऑक्सीजन गैस किससे निकलती है? आया ना समझ में? आप मेरे को बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। आपको एक यहाँ पर इसको समझाता हूँ। ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, ये मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। जब प्रकाश संश्लेषण की बात आई थी तो मैंने आपको बोला था कि प्रकाश संश्लेषण दो भागों में होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया मीन्स लाइट रिएक्शन, और दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण की अंधकार क्रिया, जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को कहा जाता है पौधे का रसोई घर, किचन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या होता है? पौधे में भोजन बनता है, क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होता है? इस प्रकार ये लेमिलीज होती है, और लेमिलीज जो होती है ये डबल लेयर की लेमिलीज होती है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल यूनिट मेम्ब्रेन का बना हुआ कोशिकांग होता है। इसमें डबल लेयर की जो आंतरिक लेयर होती है, क्लियर, इनर मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है? एक किनारे से दूसरे किनारे पर क्या बनाती है? लेमिलीज बनाती है। और लेमिली जब एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाती है तो इस प्रकार से सिक्के के ढेर के समान रचनाएं बनाती है। इन सिक्के के ढेर के समान रचनाओं को हम क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है ग्रेना, क्लियर, क्या बोलते हैं? ग्रेना। और ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ये क्लियर था आपको? क्लियर। और दूसरा ये जो प्रोटीन युक्त भाग है इसको कहा जाता है स्ट्रोमा, क्लियर। स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की अंधकार क्रिया होती है। ये दोनों चीज क्लियर होना चाहिए आपको। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक क्रिया जो कि ग्रेना में होती है, लाइट रिएक्शन, तो इसमें बनता है ATP प्लस NADPH2। ये एसिमिलेटरी पावर है, क्लियर। सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को यहाँ पर क्या कर दिया है? एक स्थिर ऊर्जा में, स्टैटिक एनर्जी जो ऊर्जा मुद्रा की इकाई है, इस बंडल के रूप में एनर्जी को इकट्ठा कर लिया। और इस एनर्जी का उपयोग कहाँ होता है? जो अंधकार क्रिया होगी स्ट्रोमा में, उसमें इसका उपयोग होता है। और स्ट्रोमा में जो अंधकार क्रिया होगी वो अलग अलग कार्बन मार्ग के हिसाब से C3 चक्र, C4 चक्र और केम चक्र के अकॉर्डिंग होती है। तो ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, क्लियर। इसके अलावा एक चीज, अब यहाँ क्लोरोप्लास्ट की बात हुई है तो आप ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो कुंडलित DNA होता है। कैसा DNA होता है? कुंडलित DNA। बाकी केंद्रक के अंदर जो DNA होता है वो आप सबको पता है रेखीय होता है। आए ना समझ में? ये ध्यान रखना। और इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये अनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होने के कारण ही क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस, अर्ध स्वशासित कोशिकांग भी कहा जाता है कोशिका का। तो कोशिका में ऐसे दो कोशिकांग हैं। एक केंद्रक के अंदर तो DNA होता है, वो तो भैया वो तो फिक्स है, क्योंकि केंद्रक ही क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का काम करता है, क्लियर। तो केंद्रक या न्यूक्लियस के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन केंद्रक के बाहर भी कोशिका के दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं, मीन्स कोशिकांग है जिनमें की अनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। और वो दो कोशिकांग है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। केंद्रक एक क्लोरोप्लास्ट और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें भी कुछ मात्रा में DNA होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। केंद्रक के अलावा जो भी कोशिका द्रव में कोई दूसरा कोशिकांग के अंदर अगर DNA है तो उसको क्या कहा जाता है? केंद्रक के अलावा कोशिका के दूसरे कोशिकांग में अगर अनुवांशिक पदार्थ या DNA पाया जाता है तो उसको कहा जाता है क्या कहा जाता है? प्लाज्मोन। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोन। इस चीज को ध्यान रखना। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोन। इस चीज को बिल्कुल, ये जो है ना, ये कई बार आपको पूछा है
कि केंद्रक के अलावा या अतिरिक्त पाए जाने वाला जो डीएनए केंद्रक के अलावा उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मोन कहा जाता है। और वो किस में होता है, एक तो केंद्रक के बाहर अगर देखो तो क्लोरोप्लास्ट में होता है और दूसरा होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, आप जानते हो, और क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का क्या कहते हैं, किचन या रसोई घर कहते हैं। क्लियर, क्योंकि यहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। क्लियर, तो अंधकार क्रिया में इस एनर्जी का उपयोग होता है और C3, C4 और केम चक्र चलते हैं। और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका अपचयन करके पौधे क्या बनाते हैं, लास्ट प्रोडक्ट स्टार्च बनाते हैं। ये सब आपको क्लियर है, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं मैं। क्लियर, तो सेमी ऑटोनोमस भी ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका के दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनको सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग कहा जाता है। ये अभी अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में आपको पूछा था। क्लियर, तो अब यहाँ ध्यान रखना, मैं आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लिखने जा रहा हूँ और आप क्रिया को देखकर ही बता दोगे कि सर किससे ये जो गैस निकल रही है, कौन सी, ऑक्सीजन गैस, प्रकाश संश्लेषण में ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलेगी। तो कहाँ से निकलेगी, देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है 6CO2 + 12H2। क्लियर, और इस क्रिया में आप सभी को मालूम है भैया, आप 8वीं से पढ़ते आ रहे हो, क्लोरोफिल। क्लियर, वही बच्चों वाली रिएक्शन मैंने लिख दी। क्लियर, और क्या होता है, तो क्लोरोफिल और साथ ही साथ होता है प्रकाश। क्लियर, और बनता क्या है, तो बनता है इसमें C6H12O6 + 6H2O + 6O2 ऑक्सीजन गैस। क्लियर, अब ध्यान रखना भैया, ये जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, तो प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है भैया, प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए दो तरह से फायदेमंद है। एक तो इससे हमको प्राणवायु मिल रही है, ऑक्सीजन, जिसकी आज मारामारी हो रही है कोरोना काल में। क्लियर, ऑक्सीजन की बहुत कमी चल रही है जिसके कारण कई पेशेंट क्या है, दम तोड़ रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, तो ये प्राणवायु है, इसलिए भैया हर व्यक्ति को अपने जीवन में 4, 5, 2 जितने भी आप पौधे लगा सकते हो बिल्कुल लगाओ। ये आने वाले भविष्य के लिए आप क्या करते हो, एक सिक्योरिटी बॉन्ड साइन कर रहे हो नेचर के साथ। मतलब अगर प्लांट लगाओगे आज, तो फ्यूचर में आपकी जो अगली जनरेशन आएगी उसको इस प्रकार से भटकना नहीं पड़ेगा। हमने क्या है, कई सालों से हम प्रकृति के साथ मजाक कर रहे हैं, आज प्रकृति जो है हमारे साथ मजाक कर रही है। और प्रकृति जब हमारे साथ मजाक करती है तो हमको बहुत 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 ज़्यादा उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ ताकि आपको ये प्रकाश संश्लेषण में वो ऑक्सीजन गैस बराबर मिलती रहे। क्लियर, और आने वाली फ्यूचर के लिए या आने वाले आपके जो भी जनरेशन है उसके लिए क्या करो, आप एक अच्छी प्रकृति छोड़कर जाओ। क्लियर, तो ये प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली जो ऑक्सीजन है ये किससे निकलती है, ये पानी से निकलती है। आए ना समझ में, इस चीज को ध्यान रखना, किससे निकलती है, पानी से ये गैस निकलती है। क्लियर, हाँ, तो यहां पर आप ध्यान रखना भैया, रूबेन और कामेन, ये दो ऐसे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सिद्ध किया कि भैया ये प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ये ऑक्सीजन गैस किससे बन रही है, तो ये ऑक्सीजन गैस बन रही है पानी से। कैसे, इन्होंने क्या किया, आपने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा कि समस्थानिक वर्ड या आइसोटोप आपने सुना होगा। क्लियर, तो आइसोटोप वर्ड अगर सुना है तो ऑक्सीजन के क्या होते हैं, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है ऑक्सीजन 8-16, एक होता है ऑक्सीजन 8-17 और एक होता है ऑक्सीजन 8-18। क्लियर, तो इन्होंने क्या किया कि ये क्रिया को सिद्ध करने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाली जो ऑक्सीजन है वो पानी से निकल रही है, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या किया, इन्होंने जो पानी है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के लिए समस्थानिक 8-18 का उपयोग किया, ये वाला समस्थानिक लिया और ये वाला पानी के साथ ऑक्सीजन जोड़ा, और यहां पर जो था ये क्या था, ये ऑक्सीजन 16 वाला था। क्लियर, जब इन्होंने देखा कि भैया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई है और ऑक्सीजन निकल रही है, तो इन्होंने चेक किया, तो जब चेक किया तो इन्होंने पाया कि यहां पर जो ये ऑक्सीजन गैस निकल रही है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है ये है 8-18। आए ना समझ में,
तो पौधों के अंदर बहुत सारी जो जैविक उपापचयन क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, समस्थानिक का उपयोग करते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही जब हमने C3 और C4 और केम चक्र पढ़ा था तो वहां पर भी C3 चक्र को सिद्ध करने के लिए केल्विन और बेंसन ने कार्बन का समस्थानिक कार्बन 614 लिया था और उसको पौधों को दिया और देखा कि भैया ये कार्बन जाता कहाँ है, कहाँ से घूमते हुए और कहाँ जाके लास्ट प्रोडक्ट बनाता है, इसका रास्ता क्या है। तो केल्विन और बेंसन ने वहां पर भी सिद्ध करने के लिए कार्बन का समस्थानिक उपयोग किया और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में ये ऑक्सीजन जो निकल रही है इसको सिद्ध करने के लिए रूबेन और कामेन नामक दो वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन का समस्थानिक 818 लिया जो कि पानी के अंदर रखा और जब लास्ट में देखा तो ये जितने भी ऑक्सीजन थे सब 816 वाले थे, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन जो निकल रहा था, क्लियर, यहाँ पर ये ग्लूकोज और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन था वो 816 वाला था, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के अंदर जो ऑक्सीजन मुक्त हो रहा था वो था ऑक्सीजन 818। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन किससे निकलता है, तो वो निकलता है पानी से। आया ना समझ में। तो इतना चीज बिल्कुल क्लियर रखना है आपको। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो आपने देखा है कि जो जैव उपापचयन क्रियाएं हैं वो मैक्सिमम या तो ऑक्सीकरण क्रियाएं होती या फिर उपापचयन क्रिया। उपापचयन क्रियाओं में एक तो आपने सुना है भैया कि ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण, क्लियर, और दूसरी जो होती है वो होती है उपापचयन, सॉरी उपापचयन नहीं, अपचयन। ये दो क्रियाएं होती है, क्लियर, जैविक क्रियाओं में। तो यहाँ जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण दोनों है, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी है। आया ना समझ में। क्यों? क्योंकि जो प्रकाशिक अभिक्रिया है यहाँ पर क्या होता है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया में पानी का क्या होता है, ऑक्सीकरण, और दूसरा स्टेप जो होता है अंधकार क्रिया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन, क्लियर। तो कुल मिला के पूरा का पूरा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया होती है। इस चीज को आप ध्यान रखना, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप मेरे से चैट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। तो बिल्कुल हाँ, ऑल क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया। हाँ, ये मेल पोअर्स इज प्रेजेंट डैश डैश सेगमेंट इन अर्थ वर्म, क्लियर। केचुए में मादा जनन छिद्र खालिस्तान खंड में होता है, क्लियर। ये चूंकि आप एग्रीकल्चर के हो, आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, केचुए के बारे में भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप की जो एग्जाम है उसमें केचुए के बारे में एक दो क्वेश्चन वो हमेशा डालता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर। ठीक, अब हम बताते हैं इसका आंसर। यहाँ आपको पूछा है जो मेल पोअर्स, क्लियर, मेल पोअर्स। अब यहाँ पर ध्यान रखना भैया, मैंने आपको कई बार पूछा है विक्की गुप्ता जी, क्लियर, कई बार मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन को क्या करो, आप बारीकी से पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो। 2 बार पढ़ोगे तो आपको काफी कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। कैसे? अब मैंने आपको बोला है कि भैया क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ो, इंग्लिश में भी पढ़ो, और मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा मिक्स कर दिया है, क्लियर। इंग्लिश में अलग दे दिया, हिंदी में अलग दे दिया है। अब आप में से कई लोग जो है ना ए और बी में कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम वाले अगर इसको पढ़ेंगे, क्लियर, अगर हिंदी वाले पढ़ेंगे तो मादा जनन छिद्र, मादा जनन छिद्र के अकॉर्डिंग अगर देखो तो मादा जनन छिद्र होता है 14 नंबर के खंड में भैया, इसके अकॉर्डिंग तो ये वाला आंसर सही है, क्लियर। लेकिन दूसरा, अगर यहाँ मेल पोअर लिखा है, क्या लिखा है, मेल पोअर मीन्स नर जनन छिद्र है। मेल का मतलब क्या होता है, नर। अगर नर जनन छिद्र है तो नर जनन छिद्र के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा ये वाला, क्लियर। अब यहाँ पर आपके 2 आंसर है, आए ना समझ में, क्लियर हुआ। तो अगर आपने थोड़ा सा इसको बारीकी से अगर पढ़ा होता, जिनने हिंदी को पढ़ के आंसर दिया है मादा जनन छिद्र, तो उसका आंसर सी होना चाहिए, क्लियर। अब आप देखो भैया, अगर हिंदी के हिसाब से आपने पढ़ के दिया तो आपका आंसर सी होना चाहिए, और अगर इंग्लिश के हिसाब से आपने आंसर दिया है, इंग्लिश के हिसाब से अगर मेल पोअर लिखा है तो आपका आंसर ए होना चाहिए। अब आप खुद डिसाइड करो आपने कौन सा आंसर दिया है, क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्लियर। तो मैं आपको दोनों चीज बताया हूं कि भैया अगर आपको मेल पोअर बोले, मेल पोअर मीन्स नर जनन छिद्र, तो नर जनन छिद्र होता है केचुए में 18वें खंड में, क्लियर।
और मादा जनन छिद्र अगर बोले मीन्स फीमेल पोअर, फीमेल पोअर अगर बोले तो वो आपको कौन से खंड में मिलेगा? 14 नंबर के खंड में मिलेगा। क्लियर? अब आप लोग केचुए के बारे में तो जानते होंगे, आया ना समझ में? केचुआ जो पालन होता है उसका संबंध किससे होता है? तो वर्मी कल्चर से होता है। तो पहले तो हम केचुए के बारे में कुछ जो सामान्य बातें वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? तो ये तो क्लियर हो गया। अब केचुए के बारे में ध्यान रखना भैया, इसको किसानों का मित्र कहा जाता है, आप सब जानते हो। क्यों बोलते हैं किसानों का मित्र? क्योंकि केचुआ जो होता है वो क्या करता है? जमीन में क्या करता है? छिद्र करके नीचे जाता है, नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे जाता है। तो क्या करता है? इससे मृदा में रंध्रावकाश बढ़ता है, मृदा की जो जल शोषण क्षमता है वो बढ़ती है, साथ ही साथ मृदा में हवा का आवागमन मीन्स एरेशन बेस्ड तरीके से होता है, अच्छे से होता है। इस चीज को भी ध्यान रखना। तो इसीलिए इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। क्लियर? इसके अलावा अगर आप बोलो तो जो केचुआ है इसको जैविक जुताई का साधन भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल प्लोविंग मीन्स केचुआ क्या करता है? मिट्टी को ऊपर नीचे ले जाने का काम करता है। तो एक प्रकार से ये जैविक क्या कर रहा है? जुताई कर रहा है। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। अब केचुए को लॉन का शत्रु भी कहते हैं। क्लियर? लॉन का शत्रु, इस चीज को ध्यान रखना। शत्रु क्यों बोलते हैं? लॉन का, लॉन समझते हो? हरियाली। क्लियर? गार्डन में आप देखते हो। क्लियर? हाँ, गार्डन्स के अंदर आप देखते हो कि भैया क्या होता है कि जैसे आप मान लो गार्डन में घूमने गए, पिकनिक मनाने गए फैमिली के साथ, और पता चला कि इधर उधर से केचुए निकल के आ रहे, तो बिल्कुल आप उठ के वहां से भाग जाओगे। तो इससे क्या होता है? लॉन की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वो घट जाती है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? तो लॉन का शत्रु भी कहा जाता है। दूसरा चीज ये भी ध्यान रखना भैया, जो केचुआ होता है वो कैसा होता है? उभय लिंगी। कैसा होता है? उभय लिंगी होता है। उभय लिंगी मीन्स हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट समझते हो? ऐसा जीव जिसमें कि नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही जीव के अंदर होते हैं। द्विलिंगी आप बोल सकते हो। आए ना समझ में? क्या बोल सकते हैं? द्विलिंगी हम कह सकते हैं। क्लियर? हाँ सर, रेट को भी फार्मर का कुछ बोलते हैं, पता नहीं भैया। फार्मर का वो भी तो शत्रु ही है, जो चूहा है वो भी क्या है? किसानों का शत्रु ही होता है। क्लियर? ध्यान रखना। तो उभयलिंगी मीन्स हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट ऐसा जीव जिसके अंदर नर और मादा दोनों जनन अंग होते हैं। क्लियर? उसी को कहा जाता है उभयलिंगी या हर्माफ्रोडाइट। क्लियर? तो ये केचुए के बारे में कुछ आपको जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ केचुए का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, मीन्स इसकी संरचना, तो संरचना से हमको काफी कुछ चीजें मिल जाती है। क्लियर? कौन कौन सी चीजें मिल जाती है? तो देखते भी हैं हम कौन कौन सी चीजें मिलती है। क्लियर? तो आपको पहली चीज पता होना चाहिए कि जो केचुआ होता है वो एनीलिडा संघ में आता है। कौन से संघ में आता है? एनीलिडा। एनीलिडा संघ के अंदर आता है केचुआ। क्लियर? और इसका जो वर्ग है, वर्ग भी ध्यान रखना। तो वर्ग क्या है? ओलिगोकीटा। मीन्स इसका शरीर जो होता है बहुखंडीय होता है, मतलब इसके शरीर में बहुत सारे खंड होते हैं। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। फिर इसका जंतु वैज्ञानिक नाम अगर आप बोलते हो तो जंतु वैज्ञानिक नाम सभी को पता होना चाहिए। क्या है? तो इसका नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा। क्लियर? कई बार ये पूछा है फेरेटिमा, तो फेरेटिमा वर्ड जैसे ही आ जाए तो फट से समझ जाना कि भैया ये केचुए का है। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। तो ये जो चीजें होते हैं, अच्छा इसका फैमिली भी ध्यान रखना, ये जिसको हम कुल बोलते हैं, तो इसकी फैमिली है फेरिटिडी। क्या फैमिली इसकी? फेरिटिडी। इस चीज को भी ध्यान रखना। तो ये केचुए के बारे में कुछ सामान्य जानकारी है। एनीलिडा संघ का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करता है? वो है केचुआ। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम केचुए की संरचना अगर देखें तो संरचना के बारे में भी पता होना चाहिए। अब मैं केचुए की संरचना आपको बताता हूं भैया कि केचुए की संरचना जो होती है वो इस टाइप से होती है। इस प्रकार से केचुए की संरचना होती है। केचुए के शरीर में लगभग 150 खंड होते हैं। कितने सेगमेंट होते हैं? 150, 150 सेगमेंट्स होते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर?
अलग अलग प्रजातियां होती इसकी, उनमें आप लंबाई देखोगे, खंड देखोगे तो अलग अलग आपको मिलेंगे। दूसरा चीज हम देखते हैं, ये जो सिर है केचुए का, क्लियर, ये जो सिर होता है, ये सिर नुमा रचना होती है, इसको कहा जाता है प्रोस्टोमियम। क्या कहा जाता है इसको? प्रोस्टोमियम कहा जाता है। यह है केचुए की सबसे आगे वाली सिर, जो आगे वाली जो रचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिर। क्लियर। सिर होने के बाद में अगर आप देखोगे तो केचुए के अलग अलग सेगमेंट मिलेंगे आपको। क्लियर। केचुए के खंड, तो अलग अलग जो खंड होते हैं तो लगभग आप देखते हो कि लगभग 150 खंड तक हो सकते हैं केचुए में। तो जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इस टाइप से क्या है, काफी खंड होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। अब इस केचुए का जो पहला खंड होता है इसको कहा जाता है पेरिस्टोमियम। क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम। ये प्रोस्टोमियम है। केचुए का जो सिर है, इस सिर को कहा जाता है, क्या बोलते हैं सिर को? प्रोस्टोमियम। और गति केचुए में जो होती है वो किसके द्वारा होती है? वो सीटी के द्वारा होती है। सीटी, या हिंदी में इसको कहा जाता है शुक। ये चीज को ध्यान रखना। केचुए में पैर नहीं होते, टांगे नहीं होती, और अगर टांगे नहीं है तो केचुए में जो गति होती है, प्रचलन होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है सीटी या शुक के द्वारा। इस चीज को ध्यान रखना। एक और चीज ध्यान रखना भैया, केचुए में जो श्वसन होता है, श्वसन को भी ध्यान रखना। श्वसन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो केचुए में जो श्वसन होता है वो होता है नम त्वचा के द्वारा। नम त्वचा द्वारा। इसमें कोई नाग जैसा या स्पाइरेकल या श्वसन छिद्र नहीं होते। तो केचुए के शरीर पर जो नम त्वचा होती, गीली त्वचा होती, उससे क्या होता है? उसी से केचुए में श्वसन की क्रिया होती है। इस चीज को भी ध्यान रखना। साथ ही साथ केचुए में कैसा श्वसन होता है? तो भैया ऑक्सी श्वसन होता है। कैसा श्वसन होता है? ऑक्सी श्वसन। इस चीज को भी ध्यान रखना। ऑक्सी मतलब ये हमारे जैसे ही क्या करता है? श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है? रिलीज करता है। साथ ही साथ केचुए के बारे में और अगर ध्यान रखना है तो केचुए में जो रक्त होता है, क्लियर, तो HB हीमोग्लोबिन होता है। क्लियर। कैसा रक्त होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्लियर। और कैसा होता है? HB घुलित। क्लियर। मतलब इनमें भी जो रक्त होता है वो हीमोग्लोबिन घुलित रक्त होता है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर। तो ये पहला जो सिर वाला खंड है ये है इसका प्रोस्टोमियम, और पहला जो खंड होता है इसके शरीर का उसको कहा जाता है पेरिस्टोमियम। क्लियर। इसके बाद जब हम पीछे चलते हैं तो पीछे जब चलते हैं तो हाँ, जो यहाँ 4/5, 5/6, 6/7 और 7/, हाँ, इसमें अगर हम देखते हैं तो 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9। क्लियर। यहाँ क्या होती? 4 जोड़ी स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका होती। कहाँ कहाँ होती है? 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9। इस चीज को आप ध्यान रखना। क्लियर। 4 जोड़ी स्पर्मेथिका होती है। फिर ये जो 14 नंबर का खंड है, 14 नंबर के खंड में यहाँ पर केचुए में होता है मादा जनन छिद्र। क्लियर। जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल पोर्स। जो ये क्वेश्चन में आपको पूछा है, अगर हिंदी के हिसाब से देखो तो ये आपको क्वेश्चन पूछा है, और इंग्लिश के हिसाब से देखो तो जो मेल पोर्स है, क्लियर, ये आपको कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपको 18वें खंड में नर जनन छिद्र। क्लियर। इस चीज को भी ध्यान रखना, ये चीज भी आपको पूछी जाती है। इसके अलावा ये जो 14, 15 और 16 है, 14, 15 और 16, क्लियर, इन खंडों में क्या होता है? तो इनमें होता है क्लाइटेरियम। क्लियर।
तो ये आप ध्यान रखना भैया, जो भी चीज आपको जिसके बारे में भी पूछे आप केचुए के बारे में क्या कर सकते हो, पूरा यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हो। क्लियर। इसमें एक टिप्लोसोल होता है। क्लियर। टिप्लोसोल जो आद का भाग होता है, टिप्लोसोल के बारे में पता होना चाहिए। अधिकतर आपको पूछा जाता है कि केचुए में टिप्लोसोल का कार्य क्या है, तो टिप्लोसोल आद का भाग होता है और इसका मुख्य कार्य होता है जो पोषक तत्व होते हैं भोजन में, उन पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाना या भोजन में से पोषक तत्वों की अवशोषण सतह को बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा भोजन में से पोषक तत्व अवशोषित हो सके। इस चीज को ध्यान रखिए। वो क्या है कि यहाँ रूम के अंदर एसी चलता है ना, तो एसी से मेरे को एलर्जी है बिल्कुल, जो है ना यहाँ जो आपका स्टूडियो है ना इसमें जो है थोड़ा एसी चलता है और एसी मेरे को जो है ना बिल्कुल सहन नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा सा शुरू में होता है, उसके बाद बॉडी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। हाँ, तो ये आपका जो होता है ये क्या होता है, पूरा आपका केचुए के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये खास पॉइंट है जो अधिकतर पूछे जाते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, केचुए में ये यहाँ पर मादा जनन छिद्र है, यहाँ पर नर जनन छिद्र है। अब ये जो दोनों छिद्र होने के बाद इसमें अंडाणु भी बनेंगे, शुक्राणु भी बनेंगे, लेकिन फिर भी केचुआ क्या कर सकता है, द्विलिंगी होने के बाद भी स्वनिषेचन नहीं कर पाता। उसका कारण है, क्यों? क्योंकि केचुए में पहले जो है ये मादा जनन छिद्र के अंदर के अंडाणु पक जाते हैं और पकने के बाद नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के बाद में पकता है नर जनन छिद्र, बाद में पकते हैं शुक्राणु। क्लियर। और यही कारण है कि केचुआ द्विलिंगी या उभयलिंगी या आप अगर बोलो तो हर्माफ्रोडाइट होने के बाद भी स्वनिषेचन नहीं कर पाता। तो इस केचुए को निषेचन करने के लिए किसी दूसरे केचुए से ही मेटिंग क्रिया करनी पड़ेगी, मतलब प्रजनन क्रिया दो केचुओं के बीच में ही होगी। इसमें दोनों पार्ट नर और मादा दोनों भाग होने के बाद भी ये स्वनिषेचन नहीं कर पाएगा। इसको कहा जाता है भिन्न काल पक्वता, मीन्स डाइकोगेमी स्टेज। तो डाइकोगेमी ध्यान रखना, ये फूलों में भी होती है और जीवों में भी होती है। फूलों में भी आपने पढ़ा है कि भैया पुंकेसर अगर पहले पक जाए और स्त्री केसर या आपका जायांग बाद में पके तो हम उसको प्रोटेंड्री कहते हैं, प्रोटेंड्री दशा, आए ना समझ में। और अगर मान लो पुंकेसर बाद में पके और गाइनोशियम पहले पक जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो आपका प्रोटेंड्री, और एक स्त्री केसर अगर पहले पकता है तो प्रोटोगाइनी। क्लियर। पुंकेसर पहले पकता है तो प्रोटेंड्री, और अगर जायांग या स्त्री केसर पहले पकता है तो उसको प्रोटोगाइनी स्टेज कहा जाता है। वो फूलों में भी होता है। उससे क्या होता है कि भिन्न काल पक्वता या डाइकोगेमी होने से फसल में पर परागण को बढ़ावा मिलता है। ये फूलों की बात होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, केचुए की। क्लियर। तो केचुए में नर जनन छिद्र मादा जनन छिद्र दोनों होने के बाद भी इनमें भिन्न काल पक्वता होती है, मतलब अलग अलग समय पर पकते हैं, जिसके कारण केचुआ स्वनिषेचन नहीं कर पाता है। आए ना समझ में, ये चीज आप ध्यान रखना। और एक और ध्यान रखना, यहाँ से जो क्लाइटेलियम होता है ये आपका 14, 15, 16 ये मैंने लिखा है क्लाइटेलियम। तो यहाँ से काइटिन स्त्रावित होती है और काइटिन स्त्रावित होकर क्या बनता है, कोकून बनता है। और कोकून बनने के बाद में क्या है, जो दूसरा केचुआ होता है वो आके इससे चिपकता है और अपने शुक्राणु इस 14 नंबर के छिद्र में छोड़ देता है। क्लियर। और शुक्राणु छोड़ने के बाद में ये यहाँ से 14, 15, 16 नंबर में से जो काइटिन स्त्रावित होती है, जिनको हम क्लाइटेलियम कहते हैं, क्लाइटेलियम से काइटिन बनती है और ये धीरे धीरे केचुआ आगे निकल जाता है और ये काइटिन पीछे खिसकती जाती है और आखिरी में कोकून के रूप में बाहर निकल जाती है। इस कोकून में ही यहाँ जो छिद्र है इसमें से अंडाणु और नर के द्वारा छोड़े गए शुक्राणु दोनों आते हैं, और यहाँ एक शुक्राणु को एक अंडाणु को एक शुक्राणु निषेचित करता है। और इस जो ये जो कोकून आपको दिख रहा है इसमें से केवल एक ही जो केचुआ है वो पैदा होगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो कई बार पूछा है कि केचुए में जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, इसके शरीर में नहीं होती है। केचुए में जो निषेचन की क्रिया होती है, ये जो कोकून निकल गया है बाहर पीछे, क्लियर, इस कोकून के अंदर होगी। केचुआ तो निकल जाएगा, कोकून छोड़ देगा, और उस कोकून के अंदर अंडाणु और शुक्राणु दोनों चीजें होती है। और केचुआ निकल जाने के बाद उस कोकून के अंदर क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन के बाद एक कोकून से केवल एक ही केचुआ पैदा होता है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर। इसके अलावा ये इसका जो प्रोस्टोमियम होता है ये बहुत मजबूत होता है और इसका काम होता है जमीन में सुराख करना या छेद करना। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर।
केचुए का एक बात और ध्यान रखना भैया, इसमें जो उत्सर्जी अंग है, जैसे हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जी अंग क्या है, तो हमको तो भगवान ने किडनी दे रखा है 2, एक खराब हो जाए तो दूसरी और काम में आ जाती है, क्लियर। लेकिन खराब ही मत करो ना, जब ऊपर वाले ने दी है तो साथ में ऊपर ले भी जाना, क्लियर। इसको खराब क्यों करते हो, खराब मत करो बिल्कुल भी, क्लियर। बढ़िया अच्छे तरीके से चकाचक रखो उसको, बढ़िया अच्छा दाल बाटी खाओ, नींबू पानी पियो, फ्रूट जूस पियो, तो ये किडनी आपकी बढ़िया व्यस्त रहेगी, मस्त रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऐसा का ऐसा बॉडी जो है आपका बढ़िया आपको फिट रखेगा। तो किडनियां बिल्कुल, तो हमारे शरीर में तो क्लियर रक्त को फिल्टर होने के बाद में जो कचरा है उसको निकालने के लिए किडनियां है, लेकिन केचुए के अंदर किडनियां नहीं होती है, क्लियर। वृक्क जिसको गुर्दे गुर्दे कहते हैं, वो अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर इसके जो खाद्य पदार्थ है उसको छानने का काम कौन करता है, तो इसके अंदर जो उत्सर्जी अंग है, ये ध्यान रखना, उत्सर्जी अंग, केचुए का उत्सर्जी अंग है वो है, ध्यान रखना भैया, कौन सा है, नेफ्रेडिया। क्या है, नेफ्रेडिया। इस चीज को ध्यान रखना, केचुए में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, नेफ्रेडिया होता है, क्लियर। तो आई होप कि आपको इतना सारा पूरा केचुए के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपको अगर देखना हो तो बाद में जब क्लास खत्म करने के बाद वीडियो को आप पोस्ट करके वापस आराम से समझ सकते हो, समझ के आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हाँ ये देखो ये केचुआ, क्लियर। ये इसमें देखो ये मेल पोर है, क्लियर, ये फीमेल पोर है, क्लियर, ये क्लाइटेलियम है, क्लियर। निषेचन ये इसने क्या किया, स्पर्म ट्रांसफर कर दिया, स्पर्म ट्रांसफर करने के बाद ये केचुआ हट जाएगा, क्लियर। फिर ये क्लाइटेलियम जो है ये धीरे धीरे क्या है, पीछे खिसकेगी और इसके अंदर अंडाणु और शुक्राणु इकट्ठे होकर ये जो क्लाइटेलियम ये कहाँ आ जाएगी, पीछे, और क्या बन जाएगा, एक कोकून बन के क्या है ये बाहर निकल जाएगा। और इस कोकून के अंदर ये जो है आपके स्पर्म और जो ओवम है वो दोनों इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर निषेचन की क्रिया होगी, क्लियर। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये आपका क्वेश्चन है, मोनोडेल्फस एंड्रोशियम एंड मोनोथिकस एंथर स्पेशली इज, क्लियर। ये इसकी जगह इज इन क्या आना चाहिए, यहाँ इज इन, क्लियर। मीन्स किसमें, स्पेशली ये किसमें पाए जाते हैं, या फिर हिंदी में अगर देखो तो हिंदी में क्या है, एक संघी पुंकेसर और एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाना विशेषता है, क्लियर। तो आप मेरे को बताओ भैया, क्लियर, एक संघी पुंकेसर और एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाना किसकी विशेषता है, ये चीज आप बताओ मुझे। अब इसका जो आंसर है, एक मोनोडेल्फस एंड्रोशियम एंड मोनोथिकस एंथर, क्लियर। स्पेशली इज इन मतलब किस में होता है, मीन्स एक संघी पुंकेसर और एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाना विशेषता है, क्लियर। तो आप में से कई लोग जो है, जितेंद्र वासुरे जी, क्लियर, डी वाला आंसर। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, सत्य बताता हूं कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आया ना समझ में, यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो फिर बोलोगे आप कि सर आपने क्वेश्चन कैसे यहाँ पर लिख दिया, तो यही तो चेक करने के लिए मैंने लिखा कि भैया आप लोगों को पता है कि नहीं कि इस क्वेश्चन का आंसर है या नहीं है। नहीं तो कल से मुझे लग रहा था कि आप में से कई लोग जो है ना बिल्कुल तुक्का मार देते हैं, बोले ABCD में से कोई सा तो डालो, कोई सा तो सही जाएगा, है ना समझ में। लेकिन यहाँ आपको मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन आज डाला कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नहीं है, तो इसका आंसर आपका जो है यहाँ पर एक भी आंसर आपका करेक्ट नहीं है। यही चेक करने के लिए होता है कि आप लोग बिल्कुल थोड़ा बहुत पढ़ते हो कि इसका करेक्ट आंसर है मालवेसी। क्या है, मालवेसी। आप लोगों में से कोई अगर जानता हो मालवेसी फैमिली को, मीन्स कॉटन फैमिली को, तो ये है इसका करेक्ट आंसर, क्लियर। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो जो मालवेसी फैमिली है, मालवेसी फैमिली में अगर आप देखोगे तो आप सभी ने देखा है भैया, पुष्प होता है इस टाइप से, क्लियर। ये उसका आप कैलिक्स होता है, क्लियर। ये आपका करोला है और इस पर ये होता है पुष्पासन, क्लियर। ये क्या है, थैलेमस या पुष्पासन है, मतलब इस पे क्या है, पुष्प के सभी भाग क्या है, जुड़े हुए
होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर। और इस टाइप से ये आप देखते हो कपास या गुड़हल का आप फूल जो देखते हो मालवेसी फैमिली में इस टाइप का होता है। क्लियर। इसके अलावा भी आप देखते हो तो भैया इसमें क्या होता है, इसमें एपिकैलिक्स भी होता है। क्लियर। फिर कैलिक्स होता है और फिर ये आपके होते हैं ये कोरोला होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से जायांग भी होता है। क्लियर। लेकिन इस जायांग को कवर करते हुए इसमें से क्या निकलता है, इस टाइप से पुंकेसर निकलता है। आप सभी ने कॉटन का फूल देखा होगा या भिंडी का फूल देखा होगा, इस टाइप से होता है। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना। ये है आपका गाइनोशियम और ये है एंड्रोशियम। क्लियर। तो इस प्रकार अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर मिलेगा। क्लियर। तो मालवेसी फैमिली के अंदर अब आपको जो पूछा है भैया, आपको तो पूछा है पुंकेसर की बात की और परागकोश की बात की है, तो मैं इसमें से एक पुंकेसर को तोड़ लेता हूं और ये पुंकेसर को देखते हैं हम। क्लियर। ये क्लियर। अब सामान्य रूप से आप अगर किसी भी पुष्प के अंदर, किसी भी फूल के अंदर देखोगे तो पुंकेसर जो है वो इस टाइप से मिलेगा। कैसा मिलेगा, द्विकोष्ठीय, मतलब उसमें दो चेंबर होते हैं और ये दोनों चेंबर मींस एंथर, इनके अंदर पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं। ये जनरली सामान्य रूप से पाया जाता है। लेकिन मालवेसी कुल में ऐसा नहीं है। मालवेसी कुल में क्या होता है कि एक तो ये एक संघी पुंकेसर दिख रहे हैं आपको, जितने भी पुंकेसर हैं इन सभी पुंकेसर के जो पुतंतु है मीन्स फिलामेंट है, ये सभी पुतंतु या फिलामेंट जुड़कर क्या बना ली, इन्होंने एक पुतंतु नाल बना ली है। और इस पुतंतु नाल के अंदर आपको दबा हुआ अंदर मिलता है जायांग या गाइनोशियम। क्लियर। इस चीज को ध्यान रखना। अब ये जो पुतंतु है फिलामेंट, तो इसको कहा जाता है पुतंतु। क्लियर। ये इसमें से एक तोड़ा है। क्लियर। उसके बाद इसमें होता है एक कोष्ठीय परागकोश, मतलब पूरा का पूरा जो पराग कोश है, मतलब जो चेंबर है वो क्या है, एक है, सिंगल है, और इसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन क्या है वो भरे पड़े होते हैं। क्लियर। इस चीज को ध्यान रखना। सामान्य रूप से बीच में से पार्ट होता है वो द्विकोष्ठीय होता है, लेकिन यहाँ पर अगर कॉटन के अंदर देखोगे आप, मालवेसी फैमिली के अंदर देखोगे तो आपको ये कैसे दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा है एक कोष्ठीय दिख रहा है। ये ऊपर लिखा हुआ है एक कोष्ठीय लिखा है ना, एक कोष्ठीय मीन्स मोनोथिकस एंथर, मीन्स इसमें अगर आप देखोगे तो परागकोश मोनोथिकस होता है, एक कोष्ठीय होता है। और साथ ही साथ आप देखो तो जितने भी पुंकेसर यहाँ पर है इन सभी पुंकेसर के पुतंतु आपस में जुड़ गए हैं और जुड़कर क्या एक संघ बनाया, इन्होंने एक पूरा ग्रुप बनाया। क्लियर। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक संघी पुंकेसर मीन्स मोनोडल्फस एंथर, मोनोडल्फस एंड्रोशियम एंड मोनोथिकस एंथर क्लियर आर प्रेजेंट इन द मालवेसी फैमिली। ये दोनों प्रॉपर्टी केवल मालवेसी फैमिली के अंदर ही आपको देखने को मिलती है। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना भी है। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो बिल्कुल आपको सही चीज पता चलेगी। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो एग्जाम्स है उनमें पूछा गया है। अब चूंकि यहाँ बात हो रही है तो मैं कुछ इन फैमिलीज के बारे में भी कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूँ। क्लियर। तो जैसे सोलेनेसी फैमिली का एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कई बार कंपटीशन की एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो तिरछे अंडप, ये मालवेसी फैमिली का बिल्कुल जो है ना रट लेना, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा है कि तिरछे अंडप किस में पाए जाते हैं। तो इस टाइप से आप अगर देखोगे तो तिरछे अंडप होते हैं कितने डिग्री पर, तो आप सीधा बोल सकते हो 45 डिग्री पर ये क्या होते हैं, झुके होते हैं। आए ना समझ में। तो 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए आपको तिरछे अंडप किस में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं सोलेनेसी फैमिली के अंदर। क्लियर। दूसरा ध्यान रखना एस्टेरेसी। तो जो एस्टेरेसी फैमिली है इसी को, इसका पुराना नाम है कंपोजिटी। आप सभी जानते हैं कंपोजिटी मीन्स सूर्यमुखी वाली फैमिली। इसी फैमिली का नया नाम है एस्टेरेसी। इस चीज को क्लियर रखना। क्लियर। तो एस्टेरेसी बोलो या कंपोजिटी बोलो दोनों एक ही होता है। क्लियर। इस चीज को ध्यान रखना भैया।
हाँ सभी का आएगा भैया, आप बिना टेंशन के रहो। क्लियर? तो एस्टेरेसी फैमिली को कहा जाता है कंपोजिटी फैमिली। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, सबसे बड़ी फैमिली जो होती है वो है ग्रेमिनी। कौन सी फैमिली होती है सबसे बड़ी? वो है ग्रेमिनी। और सेकंड लार्जेस्ट अगर बोलो तो वो है कंपोजिटी। और थर्ड अगर बोलो लार्जेस्ट तो वो है लेग्यूमिनोसी। क्लियर? लेग्यूमिनोसी का नया नाम है फैबेसी। क्लियर? और लेग्यूमिनोसी के 3 उपकुल होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहले ध्यान रखना भैया, 3 फैमिली ऐसी याद रखो जिनमें कि सबसे ज्यादा प्लांट आते हैं। क्लियर? तो इनमें से 2 फैमिली तो ऐसी है जिनका बार बार कंपटीशन में पूछा गया है क्वेश्चन कि ऐसे कौन से 2 कुल हैं जिनमें सबसे ज्यादा पेड़ पौधे शामिल हैं। क्लियर? तो सबसे ज्यादा जो वनस्पति या वेजिटेशन आती है वो आती ग्रेमिनी। ग्रेमिनी मीन्स पोएसी। ग्रेमिनी का ही नया नाम है पोएसी। और कंपोजिटी, कंपोजिटी का नया नाम क्या है? तो कंपोजिटी का नया नाम है एस्टेरेसी। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? ग्रेमिनी सबसे बड़ा कुल है, सबसे बड़ी फैमिली है, और कंपोजिटी सेकंड लार्जेस्ट फैमिली होती है। इस चीज को ध्यान रखना भैया। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछा है, 2-2 के जोड़े में भी कभी कभी देता है कि निम्न में से कौन सी फैमिली में सबसे अधिक पेड़ पौधे आते हैं। तो 2 फैमिली का ध्यान रखना, ग्रेमिनी और कंपोजिटी, या फिर इनके नए नाम से भी पूछ सकता है एस्टेरेसी या आपका पोएसी और एस्टेरेसी। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। थर्ड लार्जेस्ट अगर बोलो तो वो लेग्यूमिनोसी या फैबेसी होता है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना भैया। कंपोजिटी फैमिली जो होती है इसका ध्यान रखना। क्लियर? कंपोजिटी फैमिली के अंदर जो होता है वो सिंजेंसियस, पुंकेसर, सिंजेंसियस पुंकेसर होते हैं। हिंदी में इसको शायद युक्त कोशी बोलते हैं, है ना? समझ में ध्यान रखना। सिंजेंसियस पुंकेसर होते हैं। सिंजेंसियस पुंकेसर कैसे होते हैं? तो ऐसे पुंकेसर जिनके पराग कोष तो जुड़े हुए हैं। कैसे? पराग कोष जुड़े हैं, लेकिन इनके जो फिलामेंट होते हैं मीन्स पुतंतु होते हैं। क्लियर? ये फिलामेंट। क्लियर? ये कैसे होते हैं? ये अलग अलग होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये कंपोजिटी फैमिली के अंदर आपको सिंजेंसियस पुंकेसर मिलते हैं। और कंपोजिटी फैमिली के अंदर आपको 3 प्रकार के फ्लोरेसेंट भी मिलते हैं, फ्लोरेट या आप अगर बोलो तो पुष्पक मिलते हैं, जिसमें से एक जो होता है रश्मि पुष्पक, एक होता है आपका बिंब पुष्पक, और एक होता है अलिंगी पुष्पक। तो जो जीभ जैसा होता है वो कैसा होता है? वो रश्मि पुष्पक होता है। क्लियर? और प्लेट जैसा जो होता है वो कैसा होता है? वो डिस्क या बिंब पुष्पक होता है। तो 3 प्रकार के यहाँ पुष्पक भी इस फैमिली के अंदर आपको मिलते हैं। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। ये प्रॉपर्टी कई बार पूछी है कंपोजिटी फैमिली की या एस्टेरेसी फैमिली की, सिंजेंसियस पुंकेसर ये पाए जाते हैं। क्लियर? ध्यान रखना। हाँ, काफ़ी कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी आप लोग भी शेयर कर रहे हो आपस में। हाँ तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है ना। आप आपस में भी डिस्कस करते रहो ताकि एक दूसरे को जो भी नॉलेज है वो दूसरे को पता चले। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। क्लियर? हाँ, तो क्या बोला है पोएसी फैमिली के बहुत सारे कैरेक्टर आपने बताए हैं। क्लियर? एक वासुरी जी ने भी बोला है मुक्त डोली परागकोश। हाँ, वर्सेटाइल जो परागकोश होता है वो भी आपका इसका प्रॉपर्टी है तो आएगा। तो कंपोजिटी फैमिली का ध्यान रखना भी है, सिंजेंसियस पुंकेसर इसके अंदर पाया जाता है। क्लियर? लेकिन कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो कुकुरबिटेसी फैमिली का एक स्पेशल कैरेक्टर याद रखना, उसमें होता है सिनेंड्रस पुंकेसर। इसमें तो सिंजेंसियस है, मतलब परागकोश जुड़े हैं लेकिन पुतंतु अलग अलग है। लेकिन जब आप किसको पढ़ोगे? कुकुरबिटेसी फैमिली को पढ़ोगे तो कुकुरबिटेसी फैमिली में ये परागकोश भी जुड़े होते हैं, साथ ही साथ ये जो पुतंतु है, फिलामेंट है, ये भी आपस में चिपके होते हैं। तो उसको फिर कहा जाता है सिनेंड्रस। क्या बोलते हैं? सिनेंड्रस पुंकेसर। वो चीज ध्यान रखना आप। क्लियर? फिर नेक्स्ट आपका जो आता है वो है पोएसी फैमिली। तो पोएसी फैमिली की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर? तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना भैया, जो पोएसी फैमिली का नया नाम, पुराना नाम जो है वो है ग्रेमिनी फैमिली। क्लियर? ग्रेमिनी फैमिली की कुछ प्रॉपर्टी याद रखना। तो ग्रेमिनी फैमिली के अंदर जो द्वार कोशाएं होती है, द्वार कोशाएं, क्लियर,
वो ध्यान रखना। स्टोमेटा पढ़ा है ना, तो स्टोमेटा की जो द्वार कोशाएं होती है वो कैसी होती है, वो किडनी शेप होती है या सेम के बीच के आकार की होती है। लेकिन इनमें अगर ग्रेमिनी फैमिली के अंदर आप देखोगे तो यहाँ आपको द्वार कोशाएं कैसी मिलेगी, डंबल आकार की। कैसी मिलेगी, डंबल आकार की। क्लियर, डमरू जैसी। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा हुआ है। तो द्वार कोशाएं ग्रेमिनी फैमिली के अंदर आपको डंबल या डमरू आकार की मिलती है। क्लियर। दूसरा जो प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि इसमें कैलिक्स और कोरोला, क्लियर, अनुपस्थित। ये चीज ध्यान रखना भैया, कैलिक्स और करोला अनुपस्थित होते हैं। तो अब आप बोलोगे सर अगर इसके पुष्प में कैलिक्स और करोला अगर अनुपस्थित हैं तो फिर क्या होते हैं, तो इसकी फैमिली के अंदर जो कैलिक्स और करोला तो एब्सेंट है, लेकिन इसकी जगह क्या होता है, परिदल पुंज। परिदल पुंज जिसको पेरियंथ कहा जाता है। क्लियर, परिदल पुंज जिसको पी से के सिंबल से बताते हैं, पेरियंथ स्कूल के अंदर पाया जाता है। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। फिर इसमें जो पुष्प होता है इसमें पेलिया, जो छिलके होते हैं दाने के ऊपर, तो पेलिया व लेमा। क्लियर, ये दो संरचना भी पाई जाती है। इस चीज को भी आप ध्यान रखना। क्लियर। फिर साथ ही साथ ग्रेमिनी कुल के अंदर जो आपका पुष्पक्रम होता है, तो पुष्पक्रम कैसा होता है, तो वो होता है स्पाइकलेट पुष्पक्रम। जैसे गेहूं में तो आपको मिलेगा गेहूं के अंदर स्पाइकिकाओं का स्पाइक या स्पाइकलेट ऑफ स्पाइक्स। क्लियर। फिर किसी में आपको मिलेगा स्पाइकलेट ऑफ पेनिकल, जैसे ज्वार बाजरा के अंदर। आए ना समझ में। अब ग्रेमिनी कुल की एक विशेषता ये भी ध्यान रखना कि ग्रेमिनी कुल के अंदर, यहां लिख देता हूं आपको, ग्रेमिनी कुल के अंदर 3 पुंकेसर होते हैं। कितने होते हैं 3 पुंकेसर। किसमें, तो ग्रेमिनी कुल के अंदर फूल में 3 पुंकेसर होते हैं। लेकिन अगर आप धान की बात करो, किसकी, धान और बांस, ये दोनों की अगर बात करो तो धान और बांस में 3 + 3 = 6 पुंकेसर होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना भैया। क्लियर। हाँ, ये बात भी ध्यान रखना भैया, ग्रेमिनी कुल के अंदर जो फल होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस कहा जाता है। तो काफी कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं खास चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ग्रेमिनी कुल में 3 पुंकेसर होते हैं, लेकिन धान और बांस की अगर बात करोगे तो आपको 3 + 3 टोटल 6 पुंकेसर मिलेंगे। फिर इनमें जो होता है मुक्त डोली परागकोश होता है। मुक्त डोली परागकोश। क्लियर, मुक्त डोली परागकोश, तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है वर्सेटाइल। क्या कहा जाता है, वर्सेटाइल। ये कई बार पूछा है। वर्सेटाइल मतलब इसमें अगर देखोगे तो ये पराग जो पुंकेसर है उसका पुतंतु है, और इस पर आपको क्या मिलेगा, इस टाइप से ये परागकोश मिलेगा। थोड़ी सी भी हवा आएगी तो ये बिल्कुल डूलने लग जाएगा। और ये तो बिल्कुल आपने देखा है कभी कभी मक्का में जब नर मंजरी निकलती है ऊपर से, और आप क्या करो, खेत में जाओ, खेत में जाओगे तो फट से आपके ऊपर बहुत सारे ये परागकोश गिर जाते हैं आपके शर्ट पे, इतने लंबे लंबे टुकड़े। आए ना समझ में। मतलब जैसे हवा चलती है तो ये डोलते हैं। क्लियर, ऐसे टिके रहते हैं, हवा आने पे ये ऐसे डोलेंगे, और डोलने के कारण क्या है, इनको मुक्त डोली परागकोश कहा जाता है। ये ग्रेमिनी कुल की विशेषता होती है। तो काफी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो ध्यान रखना। फिर ग्रेमिनी कुल में अगर आप कुछ चीजें देखो तो यहाँ आप ये चीजें भी बता सकते हो कि वैसे जो होता है ग्रेमिनी कुल के अंदर जो धान व गेहूं, अच्छा ये चीज तो है कि जो ग्रेमिनी कुल होता है इसमें अपस्थानिक या एडवेंटियस रूट्स होती है। मीन्स ऐसी जड़ें जिनको हम क्या बोलते हैं, झकड़ा जड़ें। आप अगर सीधी भाषा में आओ तो झकड़ा जड़ें, मतलब एक ही जगह से बहुत सारी रूट्स निकलती है। क्लियर, तो वो रूट्स वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि मूसला जड़ क्या होती है, झकड़ा जड़ क्या होती है। अभी ये याद रखना कि जो ग्रेमिनी फैमिली होती है उसमें झकड़ा जड़ या अपस्थानिक जड़ें होती है, जिनको हम एडवेंटियस रूट्स कहते हैं। तो ये जो एडवेंटियस रूट्स होती है उनमें भी अगर धान और गेहूं में देखो तो ये कैसे होती है, रेशेदार। क्लियर, रेशेदार जड़ें। क्लियर, ये किस में पाई जाती है, जिनको फाइब्रस रूट्स कहा जाता है। आप धान और गेहूं को उखाड़ के देखो, उनको पानी में बिल्कुल धो लो, साफ कर लो और चेहरे पे लगाओ आंख बंद करके, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ब्रश घुमा रहे हो आप। आया ना समझ में। तो वो रेशेदार जड़ें होती है। क्लियर, दूसरा ये भी ध्यान रखना भैया, गन्ना व मक्का। क्लियर, इनके अंदर जो जड़ें होती है वो सहारा देने वाली जड़ें होती है। कैसी होती है, सहारा देने वाली।
क्लियर, सहारा देने वाली जड़ें होती है जिनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है स्टिल्ट रूट। क्लियर, ये चीज भी ध्यान रखना, ये सहारा देने वाली जड़ें होती है और गन्ना और मक्का के अंदर आपको स्पेशली देखने को मिलता है। तो वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आती है, तो ये खास खास प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। क्लियर, ध्यान रखना। हाँ, कुछ आपको अगर याद आ जाता है, मेरे माइंड से अगर छूट जाता है पढ़ाते पढ़ाते, तो आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, फिर नेक्स्ट आपका जो फैमिली आता है वो है ब्रेसिकेसी। क्लियर, तो ब्रेसिकेसी फैमिली आपका जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ब्रेसिकेसी का पुराना नाम है क्रूसीफेरी। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना, ब्रेसिकेसी जो है उसका पुराना नाम क्या है, तो क्रूसीफेरी। क्लियर, ये क्रूसीफेरी फैमिली जो होती है इसके बारे में भी आपको काफी कुछ चीजें याद होनी चाहिए। पहले चीज तो इसका जो नाम पड़ा है, क्रूसीफेरी क्यों नाम पड़ा है, बाद में ब्रेसिकेसी नाम तो बाद में आया। देखो किसी भी फैमिली के पीछे जो है ना ACEAE आना चाहिए। क्लियर, तो इनमें तो आ रहा है, क्लियर, इसमें भी आ रहा है, लेकिन जब क्रूसीफेरी का नाम लिखा जाता है या फिर ग्रेमिनी का नाम लिखा जाता है तो ये वाला जो नियम है इसको ये फॉलो नहीं होता है। तो इस स्थिति में इनके नाम अब बदल दिए, जैसे ग्रेमिनी में लास्ट में नहीं आ रहा था ये वाला ACEAE, तो अब क्या है उसको बदल कर क्या कर दिया है, पोएसी कर दिया। ऐसे ही क्रूसीफेरी में भी नहीं आ रहा था तो उसकी जगह नाम बदल कर ब्रेसिकेसी कर दिया है। क्लियर, तो ये इसका पुराना नाम है। क्रूसीफेरी क्यों नाम पड़ा था, क्योंकि इनके अंदर जो कोरोला होते हैं, क्लियर, वो क्रॉस फॉर्म में होते हैं और 4 होते हैं, मतलब 4 कोरोला होते हैं और कैसे होते हैं, इस टाइप से होते हैं। क्लियर, किस फॉर्म में, क्रॉस फॉर्म में, आया ना समझ में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्रूसीफेरी। क्रॉस फॉर्म में 4 कोरोला होते हैं इसलिए इसका नाम पड़ा है क्रूसीफेरी। दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि क्रूसीफेरी कुल के अंदर जो पाई जाती है वो है पंजेंसी। पंजेंसी समझते हो आप, मतलब इसके अंदर जो होता है तीखा स्वाद होता है, चाहे सरसों का तेल आप चखो, क्लियर, या खुशबू लो एकदम तीखी गंध आती है, तीखा स्वाद आता है। क्लियर, और साथ ही साथ आप जैसे मूली खाओ तो एकदम तीखी लगती, गोभी भी अगर खाओ कच्ची तो तीखी लगती है। तो ये क्या है, इस गुण को कहा जाता है पंजेंसी, और ये गुण पाया जाता है क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर पाया जाता है। तो इस पंजेंसी का कारण क्या है, तो ये ध्यान रखना भैया, ग्लूकोसिनोलेट। ग्लूकोसिनोलेट के कारण क्या होता है, इनमें पंजेंसी का गुण पाया जाता है। और ये जो ग्लूकोसिनोलेट होता है ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का सिनीग्रीन होता है। क्या होता है, सिनीग्रीन होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये पंजेंसी का कारण और ये जो ग्लूकोसिनोलेट है एक प्रकार का सिनीग्रीन यौगिक होता है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर क्रूसीफेरी के अंदर जो भी गोभियां, तो सभी जो गोभियां होती है, क्लियर, जितनी भी गोभी होती है, क्लियर, चाहे वो फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, गांठ गोभी हो, पात गोभी हो, इन सभी को क्या कहा जाता है भैया, तो इनको कहा जाता है कोल क्रॉप। क्लियर, कोल क्रॉप क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये ठंडे मौसम में अच्छा उत्पादन देती है, ठंडे मौसम की फसलें होती है, इसलिए इनको कोल क्रॉप कहा जाता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी कोल क्रॉप के उदाहरण हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना। बाकी क्रूसीफेरी फैमिली में ज्यादा कोई इतने प्रॉपर्टीज नहीं होती, ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, क्रूसीफेरी फैमिली का जो फल होता है आप मेरे को बताओ भैया। क्लियर, अब चलो मैं एक क्वेश्चन आपको पूछ लेता हूँ, सोलेनेसी कुल के अंदर जो फल होता है उसके फल को क्या बोलते हैं। सोलेनेसी फैमिली के अंदर जो फल होता है इसमें फल का प्रकार क्या होता है, कौन सा फल होता है। क्लियर, बेरी होता है, पीपो होता है, कैरियोप्सिस होता है, क्या होता है। क्लियर, या सिलिकुआ, जो भी होता है आप बताओ मुझे। क्लियर, तो सोलेनेसी कुल का जो फल होता है उसके फल को क्या कहा जाता है, फल का बताओ मेरे को, नाम बताओ आप। सोलेनेसी कुल का फल बताओ क्या बोलते हैं, सोलेनेसी कुल के फल को। क्लियर, बताओ आप लोग, आपको याद आया होगा कुछ, अब इनके फल के नाम भी याद रखना भैया। क्लियर, हाँ, बेरी, क्या बोलते हैं, बेरी, ये चीज ध्यान रखना भैया। सोलेनेसी कुल का जो फल होता है उसको कहा जाता है बेरी। क्लियर, हाँ सही बात है, हो गया। दूसरा,
दूसरा जो है एस्टेरेसी, क्लियर। एस्टेरेसी या कंपोजिटी कुल जो होता है, कंपोजिटी कुल का फल क्या कहा जाता है, कंपोजिटी कुल का जो फल होता है उसको क्या कहते हैं, क्लियर, ये चीज बताओ। एस्टेरेसी या कंपोजिटी फैमिली का जो फल है वो सिप्सेला है। अब आपको बताना है पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली का फल, क्लियर। हाँ, ग्रेमिनी फैमिली का जो फल कहा जाता है वो है कैरियोप्सिस। क्या होता है, कैरियोप्सिस, क्लियर, ये चीज को ध्यान रखना, क्लियर। फिर ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी के फल को बताओ भैया। ब्रेसिकेसी कुल के अंदर जो फल का प्रकार होता है वो कैसे होता है, मीन्स क्रूसीफेरी, क्लियर। क्रूसीफेरी कुल के अंदर जो फल होता है वो क्या होता है बताओ। तो वो वासुरी जी पहले ही बता दिए थे, क्या नाम है उसका, बताओ आप लोग, याद होना चाहिए भैया, क्लियर। तो इसको कहा जाता है सिलिकूला, या फिर कभी कभी इसको सिलिकुआ भी लिखा होता है, सिलिक्यूला, आए ना समझ में, ये ध्यान रखना। लेकिन मूली भी इसी फैमिली में आती है, मूली भी इसी में आती है, लेकिन मूली के फल को कहा जाता है लोमेंटम। क्या बोलते हैं, लोमेंटम, ये चीज ध्यान रखना भैया। और खासकर वो मूली का ज्यादा पूछता है, क्यों, क्योंकि मूली हम फट से कनेक्ट कर लेते हैं भैया मूली ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली में आती है, और इसका जो फल है वो क्या है, सिलिकुआ है। तो हम लोग जो है ना सिलिकुआ को क्या करते हैं, करेक्ट कर देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ब्रेसिकेसी कुल के अंदर मूली आती है, और मूली के फल को क्या कहा जाता है, तो मूली के फल को लोमेंटम कहा जाता है। इस कुल में आने के बाद भी इसको लोमेंटम के नाम से जाना जाता है, क्लियर। तो ये काफी कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ फैमिलीज के बारे में बता दी है, क्लियर। तो एक बार अब जाके आप आपके पास जो भी नोटबुक है, क्लियर, आप उसको एक बार खोलोगे, जैसे ही खोलोगे आपको फटाफट चीजें क्लियर होने लग जाएंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंचाई की किस पद्धति में खरपतवार की समस्या कम से कम होती है, बताओ आप। सिंचाई की कौन सी पद्धति में, हाँ फेबेसी या लेग्यूमिनोसी के फैमिली के अंदर हम क्या बोलते हैं उसको, लेग्यूम या पोड बोलते हैं, ध्यान रखना, क्लियर। हाँ, इसका आंसर बताओ भैया, क्लियर। इन विच मेथड ऑफ इरिगेशन वीड प्रॉब्लम इज मिनिमाइज्ड, मतलब ऐसी कौन सी सिंचाई की मेथड है जिसमें कि खरपतवार की समस्या सबसे कम होती है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, इजी क्वेश्चन तो है, मैं मानता भी हूँ, क्लियर। और इजी क्वेश्चन होने के साथ साथ क्या है, इस क्वेश्चन में आपको काफी चीजें समझने के लिए मिलेगी, क्लियर। तो सिंचाई की किस पद्धति में खरपतवार की समस्या कम से कम होती है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए भैया। सबसे कम समस्या जो होती है वो ड्रिप के अंदर होती है। अब ध्यान रखो, जो ड्रिप होती है, ये ड्रिप को जो कौन से देश ने खोजा था, तो आपको ध्यान रखना है इजराइल, क्लियर। इजराइल ने क्या है, सबसे पहले ये ड्रिप सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन की खोज की थी। ये ड्रिप सिंचाई के अन्य नाम भी होते हैं, क्लियर। तो ड्रिप सिंचाई को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, एक तो इसको ट्रिकल भी कहा जाता है, आए ना समझ में, टपक भी कहा जाता है, क्लियर। फिर बूंद बूंद भी कहा जाता है, क्लियर। ये सब नाम इसी के हैं, और इसी के साथ इसको कंजूस भी कहा जाता है, कंजूस, या आप बोल सकते हो माइजर सिंचाई, ये सब इसी के नाम है। तो कई बार तो क्वेश्चन यही पूछा है कि ड्रिप सिंचाई का दूसरा नाम क्या है, तो वो है ट्रिकल, क्लियर। फिर इजराइल, इसमें सिमचा ब्लाज, क्लियर। सिमचा ब्लाज, क्लियर। तो इसकी खोज किसने की थी, वो सिमचा ब्लाज नामक व्यक्ति ने की थी। कहां पर, इजराइल में। इजराइल भारत का परम मित्र है, क्लियर, आए ना समझ में। हाँ, ये सौरभ तिवारी जी ने बोला है कि सर सबसे अच्छी सिंचाई की विधि कौन सी है, तो भैया जो बेस्ट इरिगेशन मेथड है वो है ड्रिप इरिगेशन। क्यों,
क्योंकि सबसे बेस्ट इरिगेशन मेथड ड्रिप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीधे पौधे की जड़ क्षेत्र में पानी देता है और इसकी वाटर यूज इफिशियंसी हाईएस्ट होती है। मतलब जितना भी पानी ये ड्रिपर के द्वारा इमिटर्स या ड्रिपर कहा जाता है, वहां से जो पानी गिरता है उसमें से पौधा 90 से 95% पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब जितना भी पानी पौधे के जड़ क्षेत्र में गिरता है ड्रिप से, क्लियर, उसमें से पौधा 90 से 95% पानी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही साथ ड्रिप इरिगेशन में आप जो वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, मीन्स जल विलेय उर्वरक, उनको भी घोल कर आप डायरेक्ट पौधे के जड़ क्षेत्र में दे सकते हो। मतलब आप फर्टिगेशन की क्रिया भी आप यहाँ पर इरिगेशन के साथ साथ कर सकते हो। फर्टी मीन्स फर्टिलाइजर, इरिगेशन मीन्स इरिगेशन या सिंचाई, तो दोनों को मिलाकर बनाए फर्टिगेशन। मतलब जो वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं आप ड्रिप के द्वारा उनको डायरेक्ट पौधे के जड़ क्षेत्र में दे सकते हो। तीसरी जो इसके लिए जो फायदेमंद बात होती है वो होती है कि ड्रिप सिंचाई से खरपतवार की समस्या बहुत कम हो जाती है। आया ना समझ में? कैसे? क्योंकि ड्रिप केवल पौधे के जड़ क्षेत्र में ही पानी को डालता है, एक्स्ट्रा आसपास की जगहों में नहीं डालता। क्लियर? तो इससे क्या होता है कि आसपास की जगह जो खाली है जहां पर खरपतवार उगने की समस्या, अगर वहां पानी नहीं जाएगा तो खरपतवार के बीज अंकुरित नहीं होंगे। क्लियर? और तीसरा कि आजकल जो हमने देखा है कि मल्चिंग शीट का उपयोग करके क्या कर रहे हैं, पौधे लगाए जाते हैं। तो मल्चिंग शीट के नीचे आप ड्रिप को बिछा सकते हो, क्लियर, और उसके ऊपर से आप वो मल्चिंग शीट को लगाकर क्या कर सकते हो, प्लांटेशन कर सकते हो। तो इससे पानी की बचत होगी, खरपतवार नियंत्रण भी होगा, साथ ही साथ जो कीट और रोग है उनका जो प्रकोप है वो भी फसल में कम हो जाएगा। और साथ ही साथ जितना भी पानी आप खेत में दे रहे हो उस पानी की जो सिंचाई की जो जल उपयोग दक्षता है वो बढ़ जाएगी। हाईएस्ट जो वाटर यूज इफिशियंसी होती है वो ड्रिप इरिगेशन की ही होती है, 90 to 95%। क्लियर? इसलिए ड्रिप इरिगेशन जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। हाँ, आ गया था, आया ना समझ में? ध्यान रखना। तो ये ड्रिप इरिगेशन ये सबसे बेस्ट मेथड होती है। इजराइल में इसकी खोज हुई है। सिमचा ब्लास जो है, तो सिमचा ब्लास जो है इस व्यक्ति ने क्या किया, इसको खोजा है। ट्रिकल, टपक, बूंद बूंद, माइजर, कंजू सिंचाई सब इसी के नाम है। और एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ड्रीपर है, क्लियर, एक ड्रीपर से जो पानी डिस्चार्ज होगा, मतलब एक ड्रीपर से कितना पानी निकलेगा, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना भैया कि इसका जो पानी अप्लाइंग जो कैपेसिटी है वो कितनी है। तो पर ड्रीपर जो 1 से 10 लीटर, क्लियर, 1 से 10 लीटर पानी, क्लियर, 1 से 10 लीटर पानी प्रति ड्रीपर, क्लियर, सॉरी प्रति घंटा कर लो इसको, प्रति घंटा। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना भैया। जो ड्रिप सिंचाई है इसमें एक ड्रिपर से 1 से 10 लीटर पानी प्रति घंटा क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, निकलता है। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। मतलब जो ड्रिप का जो वॉल होता है वो पूरा खोलना है, कम खोलना है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप कम से कम भी अगर खोल के रखोगे तो आपका 1 घंटे में 1 लीटर पानी और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लीटर पानी एक ड्रीपर से निकलेगा, बूंद बूंद करके। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नहीं, मल्चिंग का उपयोग आप कई बार कर सकते हो, लेकिन हम जो है ना मल्चिंग का जो प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते, जिसके कारण वो एक ही बार में फटने लग जाती है। क्लियर? जैसे ऊपर का क्रॉप को काट लो, काटने के बाद उसी होल के अंदर क्या करना है आपको, नेक्स्ट प्लांट को भी क्या करना है, पहले ड्रेंचिंग कर दो फंजीसाइड का, और उसके बाद नेक्स्ट प्लांट को भी आप उसी में क्या कर दो, लगा सकते हो। तो 2 या 3 क्रॉप हम ले सकते हैं एक मल्चिंग शीट पर। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? हाँ, राम पाटीदार जी बोल रहे हैं सर कि इसमें हम प्रेशर जो रखते हैं वो 2.5 kg, हाँ 2.5 kg का प्रेशर रखते हैं। आया ना समझ में? मल्चिंग शीट का जो प्लास्टिक मल्चिंग शीट होती है उसका उपयोग 1 साल तक किया जा सकता है। मैक्सिमम 2 से 3 क्रॉप के लिए होता है। क्लियर? 2 से 3 क्रॉप के लिए उसका उपयोग होता है। लेकिन जो हम फसल के अवशेष होते हैं, फसल के अवशेष मतलब सूखी घास है या फिर स्ट्रॉ है, इसको हम जब तक ये खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है, तब तक इसका कई बार उपयोग कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? हाँ, तो ये ड्रिप के बारे में ध्यान रखना। फिर फ्लड है, स्प्रिंकलर है और खांचा है।
तो आज चूंकि समय ज़्यादा हो गया है तो कल हम फिर इसके बारे में इसी क्वेश्चन को आगे क्या करेंगे, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि, व्यस्त रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, खिलखिलाते रहो।